नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत गहराई से जुड़ा है। हाँ, बिल्कुल। भले ही हम शायद उस पर ज्यादा सोचते ना हो। ये है भारत की कर प्रणाली, यानी हमारा इंडियन टैक्स सिस्टम। हमारे पास इस पर कुछ नोट्स हैं, कुछ स्रोत हैं, और आज हमारा मिशन है कि इस थोड़ी जटिल सी लगने वाली व्यवस्था को खोलें, इसकी बुनियादी बातें, इसकी संरचना, इसका महत्व, सब कुछ समझें, वो भी एकदम आसान भाषा में। हाँ, तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। बिल्कुल। और देखिए, अक्सर लोग टैक्स को बस एक बोझ समझते हैं। सरकार को पैसा देना है बस। हाँ, यही धारणा है ज्यादातर। पर ये उससे कहीं ज्यादा है। ये असल में देश के आर्थिक प्रबंधन का, सामाजिक लक्ष्यों को साधने का, यहाँ तक कि विकास को दिशा देने का एक बहुत शक्तिशाली औजार है। शक्तिशाली औजार? अच्छा। हाँ, इसमें कुछ तकनीकी बातें हैं, थोड़ी जटिल लग सकती हैं, पर हम कोशिश करेंगे कि सब कुछ एकदम साफ-साफ समझ आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर ये कर या टैक्स है क्या भला? हमारे स्रोत कहते हैं कि ये सरकार को दिया जाने वाला एक अनिवार्य भुगतान है। हाँ, ये अनिवार्य शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब मर्जी नहीं है, देना ही है। हाँ, ये कोई दान या मर्जी की बात नहीं। बिल्कुल। और सरकार ये पैसा लेती क्यों है? स्रोत इसके कई कारण बताते हैं। सबसे पहला और सीधा कारण तो है सार्वजनिक सेवाओं का खर्च चलाना। जैसे? सोचिए, सड़कें, पुल, अस्पताल, स्कूल, हमारी सुरक्षा, ये सब कहाँ से आता है? इन्हीं करों से। हाँ, ये तो बिल्कुल बुनियादी ज़रूरतें हैं। पर स्रोत पे कुछ और बातें भी थीं, जैसे अर्थव्यवस्था का नियमन, सरकार के लिए आय तो ठीक है, पर धन का समान वितरण और मूल्य स्थिरता, ये थोड़े मतलब गहरे लगते हैं। बिल्कुल। और इन्हें समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अर्थव्यवस्था का नियमन, इसका मतलब यह है कि सरकार टैक्स की दरों को घटा बढ़ाकर बाजार में मांग और निवेश को प्रभावित कर सकती है। अच्छा, कैसे? जैसे मान लीजिए अर्थव्यवस्था थोड़ी सुस्त चल रही है, तो सरकार टैक्स कम कर सकती है। इससे लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा, वो ज़्यादा खर्च करेंगे, है ना? हाँ, मांग बढ़ेगी। बिल्कुल। या फिर किसी खास इंडस्ट्री को मान लीजिए बढ़ावा देना है, तो उसे टैक्स में कुछ छूट दी। ओके। तो ये सिर्फ पैसा इकट्ठा करना नहीं, बल्कि इकोनॉमी को एक तरह से स्टीयर करना भी है। हाँ, बिल्कुल। और दूसरा आपने कहा धन का समान वितरण। हाँ, ये टैक्स से कैसे होता है? ये होता है प्रगतिशील करादान से, मतलब प्रोग्रेसिव टैक्सेशन से। इसकी बात हम अभी करेंगे, पर इसका मूल सिद्धांत ये है, जिसकी कमाई ज्यादा, उससे ज्यादा अनुपात में टैक्स लो, और जिसकी कमाई कम है उससे कम लो या मत लो। फिर इस पैसे को सामाजिक योजनाओं पर, सब्सिडी वगैरह पर खर्च करो। ताकि अमीरी गरीबी का फासला कुछ कम हो सके। बिल्कुल। ये सामाजिक न्याय का एक तरीका है, एक कोशिश है। और आपने पूछा मूल्य स्थिरता, हाँ, तो टैक्स महंगाई को काबू में रखने में भी मदद कर सकते हैं। वो कैसे? अगर किसी चीज की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, तो सरकार उस पर टैक्स बढ़ा सकती है। इससे वो चीज महंगी होगी, तो शायद उसकी मांग थोड़ी कम हो जाए। अच्छा, तो मतलब टैक्स के पीछे इतनी सारी सोच है, इतनी सारे पहलू हैं, और ये सिर्फ सरकारी खजाना भरना नहीं है। बिल्कुल नहीं। अब जब हम उद्देश्यों की बात कर ही रहे हैं, तो स्रोत बताते हैं कि टैक्स लेने के तरीके भी अलग-अलग होते हैं। 3 सिस्टम्स का जिक्र है: प्रगतिशील, प्रतिगामी और आनुपातिक। भारत में हम क्या देखते हैं ज्यादातर? देखिए, भारत में मुख्य रूप से अगर हम इनकम टैक्स की बात करें, तो वो प्रगतिशील प्रणाली पर आधारित है। यानी प्रोग्रेसिव। हाँ, प्रोग्रेसिव। जैसा स्रोत में उदाहरण भी दिया है, मान लीजिए 4 से 8 लाख रुपए कमाने वाले पर 5% टैक्स है, तो 8 से 12 लाख वाले पर 10%। अच्छा। मतलब जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती है, आप अपनी आय का ज्यादा बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में देते हैं। ये सीधा सीधा धन के समान वितरण वाले उद्देश्य से जुड़ा है ना? हाँ, ये तो साफ है। और बाकी दो, प्रतिगामी और आनुपातिक, ये क्या है? प्रतिगामी यानी रिग्रेसिव, वो ठीक इसके उलट है। इसमें आय बढ़ने के साथ साथ टैक्स का प्रतिशत घटता जाता है। ये तो सुनने में अजीब है। ज्यादा कमाने वाला कम प्रतिशत टैक्स देगा? हाँ, सुनने में अजीब लगता है, पर इसका असल असर ये होता है कि कम आय वाले व्यक्ति पर टैक्स का बोझ उसकी आय के अनुपात में ज्यादा भारी पड़ता है। अच्छा। स्रोत कहते हैं कि कुछ अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्सेस, उनका प्रभाव अक्सर ऐसा हो जाता है, प्रतिगामी जैसा, भले ही उनका इरादा ये न हो। वैसे स्रोत ये भी कहते हैं कि ये प्रणाली विकसित देशों में ज्यादा दिखती है। शायद वहां की सोशल सिक्योरिटी सिस्टम के साथ मिलकर काम करती होगी। तो मतलब जैसे जरूरी चीजों पर जो टैक्स लगता है, जो अमीर और गरीब दोनों खरीदते हैं, वो एक तरह से कम आय वालों पर ज्यादा बोझ डालता है।
बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यही इसका प्रैक्टिकल पहलू है। इस पर हम इनडायरेक्ट टैक्स पर बात करते हुए और आएंगे। ठीक है। और तीसरी, अनुपातिक। तीसरी है अनुपातिक, प्रोपोर्शनल, या जिसे फ्लैट टैक्स भी कहते हैं। इसमें आय चाहे कितनी भी हो, टैक्स की दर एक ही रहती है। जैसे? मान लीजिए 15%, तो चाहे कोई 1 लाख कमाए या 1 करोड़, उसे अपनी आय का 15% ही देना होगा। स्रोत में इसका एक तकनीकी प्रभाव बताया है कि ये स्वायत्त व्यय गुणक को कम करता है। खैर, सरल भाषा में कहें तो ये अर्थव्यवस्था में सरकारी खर्च के असर को शायद थोड़ा कम कर सकता है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि हर सिस्टम के अपने फायदे नुकसान हैं, और कौन सा देश क्या अपनाता है ये शायद उसकी अपनी जरूरतों और लक्ष्यों पर निर्भर करता है। बिल्कुल। भारत का प्रगतिशील आयकर चुनना साफ तौर पर सामाजिक समानता के लक्ष्य को दिखाता है। और ये नीतियां बदलती भी रहती होंगी वक्त के साथ। हाँ, बिल्कुल। जरूरत के हिसाब से इनमें बदलाव होते रहते हैं। चलिए अब सिस्टम से आगे बढ़कर टैक्स के प्रकारों पर आते हैं। नोट्स में दो मुख्य तरह के टैक्स बताए गए हैं, प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स और अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स। सुनने में तो सीधे लगते हैं, पर इनमें खास अंतर क्या है? देखिए, मुख्य अंतर इस बात में है कि टैक्स का अंतिम बोझ, जिसे इंसिडेंस कहते हैं, वो कौन उठा रहा है। अच्छा। प्रत्यक्ष कर, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, वो सीधे उसी व्यक्ति या कंपनी पर लगता है और उसी को चुकाना होता है। हाँ। आप इसका बोझ किसी और पर टाल नहीं सकते। जैसे इनकम टैक्स। हाँ, इनकम टैक्स सबसे अच्छा उदाहरण है। आपकी आय पर लगा, आपको ही भरना है। हाँ। या कंपनियों के मुनाफे पर लगने वाला कॉर्पोरेट टैक्स, वो भी प्रत्यक्ष है। ठीक है। और अप्रत्यक्ष कर? अप्रत्यक्ष कर लगाया तो किसी और पर जाता है, जिसे इम्पोजिशन कहते हैं, लेकिन उसका बोझ अक्सर किसी और पर डाल दिया जाता है, इंसिडेंस। ये आमतौर पर गुड्स और सर्विसेज, मतलब वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री या उत्पादन पर लगते हैं। जैसे जीएसटी? बिल्कुल। जैसे जब आप कोई सामान खरीदते हैं तो उस पर जीएसटी लगा होता है। ये जीएसटी दुकानदार या मैन्युफैक्चरर सरकार को जमा कराता है, लेकिन वो इसे कीमत में जोड़कर आपसे यानी ग्राहक से वसूल लेता है। तो लगाया गया दुकानदार पर बोझ किस पर पड़ा? उपभोक्ता पर, हम पर। हाँ, तो ये अप्रत्यक्ष हो गया। सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी, पहले लगने वाला उत्पाद शुल्क, एक्साइज ड्यूटी, ये सब अप्रत्यक्ष करों के ही उदाहरण हैं। तो स्रोत में जो ये कराधान और करापात की बात कही गई है, वो यहीं फिट होती है। डायरेक्ट टैक्स में दोनों एक ही हैं, इनडायरेक्ट में अलग-अलग हो सकते हैं। एकदम सही। और इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है क्या? कि अर्थव्यवस्था पर इन दोनों तरह के करों का असर कैसे अलग-अलग होता है। आपने पहले इशारा किया था कि अप्रत्यक्ष करों का असर कभी-कभी प्रतिगामी हो सकता है, याद है? हाँ बिल्कुल, कि वो कम आय वालों पर ज्यादा भारी पड़ सकता है।
सही। क्योंकि अप्रत्यक्ष कर ज्यादातर खपत, कंजम्पशन पर लगते हैं, और एक गरीब व्यक्ति अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा जरूरी चीजों की खपत पर खर्च करता है। हाँ। तो उन चीजों पर जो टैक्स लगा है, उसका बोझ उसे अपनी आय के अनुपात में ज्यादा महसूस होता है। अमीर व्यक्ति भी वही टैक्स देता है, लेकिन उसकी आय इतनी ज्यादा है कि उसके लिए वो रकम छोटी होती है। इसीलिए टैक्स नीतियां बनाते समय ये ध्यान रखना पड़ता है कि टैक्स का बोझ न्यायपूर्ण तरीके से बंटे। प्रत्यक्ष कर जैसे इनकम टैक्स इसीलिए ज्यादा प्रगतिशील माने जाते हैं, क्योंकि उनमें आप आय के हिसाब से अलग-अलग दरें रख सकते हैं। ये तो बहुत ही अहम बात है। अच्छा, अब जरा भारत की अपनी व्यवस्था पर आते हैं। नोट्स कहते हैं कि भारत में संघीय ढांचा है, फेडरल स्ट्रक्चर है। मतलब केंद्र और राज्य दोनों सरकारें टैक्स लगा सकती हैं। यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। हाँ, ये भारत की विविधता और साइज को देखते हुए जरूरी भी है। सही, क्योंकि अप्रत्यक्ष कर ज्यादातर खपत, कंजम्पशन पर लगते हैं, और एक गरीब व्यक्ति अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा जरूरी चीजों की खपत पर खर्च करता है। हाँ। तो उन चीजों पर जो टैक्स लगा है, उसका बोझ उसे अपनी आय के अनुपात में ज्यादा महसूस होता है। अमीर व्यक्ति भी वही टैक्स देता है, लेकिन उसकी आय इतनी ज्यादा है कि उसके लिए वो रकम छोटी होती है। हम्म। इसीलिए टैक्स नीतियां बनाते समय ये ध्यान रखना पड़ता है कि टैक्स का बोझ न्यायपूर्ण तरीके से बंटे। प्रत्यक्ष कर जैसे इनकम टैक्स इसीलिए ज्यादा प्रगतिशील माने जाते हैं, क्योंकि उनमें आप आय के हिसाब से अलग-अलग दरें रख सकते हैं। ये तो बहुत ही अहम बात है। अच्छा, अब जरा भारत की अपनी व्यवस्था पर आते हैं। नोट्स कहते हैं कि भारत में संघीय ढांचा है, फेडरल स्ट्रक्चर है। मतलब केंद्र और राज्य दोनों सरकारें टैक्स लगा सकती हैं। यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। हाँ, ये भारत की विविधता और साइज को देखते हुए जरूरी भी है। तो पहले केंद्र सरकार के टैक्स देखते हैं। हम्म। डायरेक्ट टैक्स में आपने इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स बताया। हम्म। स्रोत कुछ और भी बताते हैं, जैसे कैपिटल गेन्स टैक्स और सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। हाँ, ये भी हैं। और कुछ टैक्स ऐसे भी हैं जो अब खत्म हो गए। हाँ, ये जानना भी रोचक है कि सिस्टम कैसे बदलता है। जैसे वेल्थ टैक्स, संपत्ति कर, वो 2015 में खत्म कर दिया गया। अच्छा। हाँ, गिफ्ट टैक्स और एक फ्रिंज बेनिफिट टैक्स होता था, वो भी अब नहीं लगते। ये बदलाव अक्सर आर्थिक नीतियों में बदलाव, या कभी सरलीकरण के लिए, या कभी-कभी राजनीतिक वजहों से भी होते हैं। ओके। और केंद्रीय अप्रत्यक्ष करों में सबसे बड़ा नाम तो अब जीएसटी ही है ना? निश्चित तौर पर जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर, ये भारत के अप्रत्यक्ष कर इतिहास में शायद सबसे बड़ा सुधार है। हाँ, बहुत सुना है इसके बारे में। इसने कई सारे पुराने केंद्रीय और राज्य स्तर के इनडायरेक्ट टैक्सेस को, जैसे सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स, वैट,
सेंट्रल सेल्स टैक्स वगैरह वगैरह, इन सबको एक ही टैक्स में मिला दिया। स्रोत इसे गंतव्य आधारित कर यानी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कहता है। गंतव्य आधारित, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि टैक्स उस राज्य को मिलता है जहां वस्तु या सेवा का अंतिम उपभोग यानी कंजम्पशन होता है। अच्छा, पहले ऐसा नहीं था। पहले वाली व्यवस्था में उत्पादन यानी प्रोडक्शन पर ज्यादा जोर था, तो टैक्स अक्सर उस राज्य को मिलता था जहां फैक्ट्री है। इससे कुछ उत्पादक राज्यों को ज्यादा फायदा होता था। जीएसटी ने इसे बदला है। अब जहां माल बिका, जहां इस्तेमाल हुआ, उस राज्य को राजस्व का हिस्सा मिलता है। ये तो बड़ा बदलाव है। और इसमें अलग-अलग रेट्स हैं। स्रोत में 5%, 12%, 18%, 28% का जिक्र है। हाँ, मुख्य रूप से ये 4 स्लैब हैं। चीजों और सेवाओं को उनकी जरूरत और प्रकृति के हिसाब से इनमें बांटा गया है। कुछ एकदम जरूरी चीजों पर शून्य दर भी है, लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात कि कुछ चीजें अभी भी जीएसटी के दायरे से बाहर है। अच्छा, कौन सी चीजें? स्रोत के अनुसार मुख्य रूप से शराब, जो इंसानों के पीने के लिए है, रियल एस्टेट, स्टैंप ड्यूटी राज्यों के पास है, कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल और हवाई जहाज का ईंधन, एटीएफ। अरे, पेट्रोल डीजल नहीं है जीएसटी में? नहीं, इन पर अभी भी पुरानी व्यवस्था के तहत केंद्र या राज्य सरकारें अपने अपने टैक्स लगाती हैं। जैसे शराब पर राज्यों का एक्साइज ड्यूटी बहुत बड़ा राज्य स्रोत है। इनको बाहर क्यों रखा गया है? क्या ये कभी जीएसटी में आ सकती हैं? देखिए, ये एक बड़ा सवाल है। इसके पीछे कई आर्थिक और राजनीतिक कारण हैं। ये चीजें राज्यों और केंद्र दोनों के लिए रेवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स हैं। राज्य अपनी कमाई का ये बड़ा हिस्सा छोड़ने में हिचकते हैं। सिद्धांत रूप में तो प्रावधान है कि इन्हें लाया जा सकता है, पर इसके लिए जीएसटी परिषद में सहमति बननी जरूरी है, और वो अभी तक नहीं बन पाई है। अच्छा, ये जीएसटी परिषद क्या है? इसको लागू करने के लिए संविधान में भी बदलाव हुआ था। स्रोत 101वें संविधान संशोधन 2016 का जिक्र करता है। जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि टैक्स लगाने की शक्तियां संविधान में बटी हुई हैं, तो इतने बड़े बदलाव के लिए संविधान संशोधन जरूरी था। ये 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ, और स्रोत कहता है कि असम इसे पारित करने वाला पहला राज्य था। ओके। जीएसटी के आप कह सकते हैं 3 मुख्य हिस्से हैं। सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, जो केंद्र को जाता है, एसजीएसटी, स्टेट जीएसटी, जो राज्य को जाता है, और आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। ये तब लगता है जब माल एक राज्य से दूसरे राज्य जाता है। अच्छा। आईजीएसटी केंद्र वसूलता है, लेकिन बाद में उसे उस राज्य के साथ बांटता है जहां माल पहुंचा, यानी गंतव्य राज्य। और इन सब पर फैसले कौन लेता है? रेट्स बदलना, नियम बदलना, इसके लिए ही जीएसटी परिषद है, अनुच्छेद 279A के तहत। बिल्कुल सही। जीएसटी परिषद इस पूरी व्यवस्था की, आप कह सकते हैं, धुरी है, सबसे महत्वपूर्ण संस्था। इसमें केंद्र और सभी राज्यों और उन केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व होता है जिनकी अपनी विधानसभा है। कौन होते हैं इसमें? केंद्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, और राज्यों के वित्त मंत्री या उनके प्रतिनिधि सदस्य होते हैं। कुल मिलाकर 33 सदस्य होते हैं इसमें। यह परिषद ही जीएसटी से जुड़े लगभग सभी अहम फैसले लेती है। कौन सी चीज किस स्लैब में जाएगी, किसे छूट मिलेगी, नियम क्या होंगे, प्रक्रिया क्या होगी, सब कुछ। और फैसले कैसे होते हैं? क्या केंद्र सरकार जो चाहे वो कर सकती है? ये राज्य ज्यादा ताकतवर है? नहीं, यहीं पर इसका संघीय स्वरूप मजबूत दिखता है। स्रोत के अनुसार फैसले वोटिंग से होते हैं, और किसी भी फैसले को पास होने के लिए कम से कम 3/4 यानी 75% बहुमत चाहिए होता है। 75%, ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, और इसमें वोटों का वजन भी बटा हुआ है। केंद्र सरकार के वोट का वजन है कुल वोटों का 1/3, करीब 33%। करीब, हाँ, 33.3%। और सभी राज्यों के वोटों का कुल वजन मिलाकर है 2/3, करीब 66%। सही। अरे वाह, इसका मतलब तो ये हुआ कि न तो अकेले केंद्र कोई फैसला थोप सकता है, क्योंकि उसे 75% तक पहुंचने के लिए राज्यों का समर्थन चाहिए ही चाहिए। सही। और नहीं सारे राज्य मिलकर केंद्र की मर्जी के बिल्कुल खिलाफ कुछ कर सकते हैं, क्योंकि केंद्र के 33% वोट के बिना 75% बहुमत पाना भी बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, ये एक तरह से साझा जिम्मेदारी वाला ढांचा बनाने की कोशिश है। ये तो वाकई एक सहकारी, संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का उदाहरण लगता है। हाँ, बिल्कुल। हालांकि व्यवहार में कोशिश होती है कि आम सहमति से फैसले हों, लेकिन ये वोटिंग का ढांचा एक संतुलन सुनिश्चित करता है। पर जैसा हमने पहले बात की, इसी सहमति की जरूरत के कारण ही कुछ बड़े मुद्दे, जैसे पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाना, वो अटक जाते हैं, क्योंकि सब राज्यों को एक साथ लाना मुश्किल होता है। मैं समझ गई।
अच्छा, ये तो हुई केंद्र और जीएसटी की बात। राज्य सरकारों के अपने कौन से प्रमुख टैक्स हैं जो जीएसटी आने के बाद भी उनके पास बचे हुए हैं? राज्यों के पास अभी भी राजस्व के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। सबसे बड़ा तो है शराब पर लगने वाला राज्य उत्पाद शुल्क, स्टेट एक्साइज ड्यूटी। वो तो जीएसटी से बाहर है। बिल्कुल। इसके अलावा संपत्ति की खरीद बिक्री पर लगने वाला स्टैंप शुल्क और पंजीकरण शुल्क, स्टैंप ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फीस, ये राज्यों के लिए कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया है। फिर मोटर वाहन कर, मोटर व्हीकल्स टैक्स, बिजली पर लगने वाला टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, और कुछ राज्यों में व्यवसाय कर, प्रोफेशनल टैक्स भी लगता है। पहले राज्यों का अपना सेल्स टैक्स या वैट होता था, जो अब ज्यादातर चीजों के लिए जीएसटी में चला गया है। ठीक है। स्रोत में दो और शब्द आते, उपकर और अधिभार, सेस और सरचार्ज। ये टैक्स के ऊपर लगते हैं ना, इनमें फर्क क्या है? हाँ, ये दोनों ही टैक्स के ऊपर लगने वाले अतिरिक्त शुल्क हैं, लेकिन इनका उद्देश्य और इस्तेमाल अलग-अलग है। देखिए, उपकर यानी सेस, वो हमेशा किसी खास मकसद के लिए लगाया जाता है। जैसे शिक्षा उपकर, स्वास्थ्य उपकर या स्वच्छ भारत उपकर। इसका मतलब है कि इससे जो पैसा आएगा वो कानूनी तौर पर उसी खास काम पर खर्च होना चाहिए। ये टैक्स बेस पर लगता है। अच्छा। और अधिभार यानी सरचार्ज, वो टैक्स पर टैक्स होता है। हाँ। मतलब आपकी जो टैक्स देनदारी बनी, मान लीजिए 1 लाख रुपए, हाँ। उसके ऊपर एक और प्रतिशत जोड़ दिया जाएगा, जैसे 10% सरचार्ज। ओके। इससे जो रकम मिलती है उसे सरकार किसी भी काम में इस्तेमाल कर सकती है। उसके लिए कोई खास उद्देश्य बताना जरूरी नहीं है। ये अक्सर ज्यादा आय वाले टैक्स पेयर्स पर लगाया जाता है। अच्छा। तो सेस का पैसा फिक्स काम के लिए, सरचार्ज का पैसा कहीं भी। हाँ। ये क्लियर हुआ। हाँ। और क्या सरकार की कमाई सिर्फ टैक्स से ही होती है या और भी तरीके हैं? नहीं, टैक्स के अलावा भी आय होती है। उसे कहते हैं गैर कर राजस्व, नॉन टैक्स रेवेन्यू। उसमें क्या आता है? इसमें कई चीजें आती हैं, जैसे सरकारी सेवाओं के लिए ली जाने वाली फीस, लाइसेंस फीस, स्पेक्ट्रम फीस वगैरह, जुर्माना और दंड, सरकारी कंपनियों से मिलने वाला लाभांश यानी डिविडेंड और उनका मुनाफा, सरकार ने जो कर्ज दिए हैं उन पर मिलने वाला ब्याज, ये सब गैर कर राजस्व है। ये भी जरूरी है हिस्सा होगा। हाँ बिल्कुल, ये भी सरकारी खजाने का एक अहम हिस्सा है। अगर हम केंद्र सरकार के कुल टैक्स कलेक्शन को देखें तो कौन से टैक्स सबसे ज्यादा योगदान देते हैं? स्रोत में कुछ आंकड़े थे शायद। हाँ, स्रोत के मुताबिक हाल के वर्षों में इनकम टैक्स से करीब 19% और कॉर्पोरेट टैक्स से लगभग 17% राजस्व आया है। तो ये दोनों बड़े डायरेक्ट टैक्स हैं। और इनडायरेक्ट में? इनडायरेक्ट में अब जीएसटी सबसे बड़ा है, जिसने कई पुराने टैक्स की जगह ले ली है। सीमा शुल्क भी ठीक-ठाक योगदान देता है। हमारे नोट्स में दो और दिलचस्प चीजों का जिक्र है। एक है एंजल टैक्स। एंजल टैक्स, ये क्या चीज है? एंजल टैक्स, हाँ, ये खास तौर पर स्टार्टअप से जुड़ा है। स्टार्टअप से? हाँ, जब कोई नई कंपनी जो पब्लिक लिमिटेड ना हो, किसी निवेशक से, जिसे एंजल इन्वेस्टर कहते हैं, पैसा उठाती है और अपने शेयर जारी करती है, तो कभी-कभी क्या होता है कि वो अपने शेयरों का मूल्यांकन, वैल्यूएशन, उसके असल उचित बाजार मूल्य, फेयर मार्केट वैल्यू से कहीं ज्यादा दिखा सकती है। अच्छा, क्यों? इसके कई कारण हो सकते हैं, पर सरकार को चिंता थी कि कहीं ये काले धन को सफेद करने का रास्ता न बन जाए। तो आयकर अधिनियम की एक धारा है 56(2) VIB, वो कहती है कि ये जो अतिरिक्त पैसा आया है, मतलब शेयर की असल कीमत से ऊपर का प्रीमियम, उसे कंपनी की अन्य स्रोतों से आय मानकर उस पर टैक्स लगाया जा सकता है। ओहो। हाँ, इसका मकसद यही था कि अघोषित आय पर नियंत्रण रखा जा सके। हालांकि इस पर काफी बहस भी हुई है कि ये नए स्टार्टअप्स के लिए मुश्किलें पैदा करता है। तो ये एक तरह से पैसे के गलत इस्तेमाल को रोकने की कोशिश है। और दूसरा जिक्र था सेवा कर, सर्विस टैक्स का। हाँ, सर्विस टैक्स, ये भारत में 1994-95 में शुरू हुआ था, डॉक्टर राजा चलैया समिति की सिफारिश पर। अच्छा, पहले नहीं था? नहीं, पहले मुख्य रूप से वस्तुओं पर ही टैक्स लगता था, सेवाओं पर नहीं। पर जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में सेवाओं का महत्व बढ़ा, सर्विस सेक्टर बढ़ा, तो इस टैक्स को लाया गया। धीरे धीरे इसका दायरा बहुत बढ़ गया और ये एक बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स बन गया था। लेकिन जैसा हमने पहले बात की, 1 जुलाई 2017 से जब जीएसटी आया, तो सर्विस टैक्स को भी उसी में मिला दिया गया। अब अलग से सर्विस टैक्स नहीं लगता, सेवाओं पर भी जीएसटी ही लगता है। ये जीएसटी की एक राष्ट्र एक कर वाली जो सोच है, उसे मजबूत करता है। बिल्कुल। तो इस सब का क्या मतलब है? आज हमने भारतीय कर प्रणाली के कई अहम, बहुत जरूरी पहलुओं को छुआ है, समझा है। हाँ, काफी कुछ कवर किया हमने। हमने देखा कि टैक्स क्यों जरूरी है, सिर्फ रेवेन्यू के लिए नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों के लिए भी। हाँ। हमने प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, प्रोपोर्शनल सिस्टम्स का फर्क समझा,
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का अंतर और ये कि असली बोझ किस पर पड़ता है, ये बहुत महत्वपूर्ण था। फिर हमने भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को देखा, केंद्र और राज्य के टैक्स और जीएसटी जैसा बड़ा सुधार जिसने पूरे लैंडस्केप को ही बदल दिया। अंत में, जैसा हमारे स्रोत कहते हैं, वाकई टैक्स सिस्टम किसी भी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। ये न सिर्फ सरकार को चलाने का ईंधन है, बल्कि आर्थिक समानता और स्थिरता लाने का भी एक बड़ा जरिया है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस पूरी बातचीत से मुझे लगता है एक बहुत ही प्रासंगिक और सोचने लायक सवाल उभरता है, जो सीधे तौर पर हमारे स्रोतों से ही जुड़ा है। क्या सवाल? हमने देखा कि भारत का संघीय ढांचा और खासकर जीएसटी परिषद की निर्णय प्रक्रिया, जिसमें वो 3/4 बहुमत चाहिए होता है, वो कैसे केंद्र और राज्यों के बीच एक नाजुक संतुलन बनाती है। अब भविष्य को देखते हुए सोचें, वो चीजें जो अभी जीएसटी से बाहर हैं, खासकर पेट्रोल, डीजल, शराब, क्या उन्हें कभी जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है? इस मौजूदा सहमति आधारित ढांचे को देखते हुए ऐसे संवेदनशील और राजस्व के लिहाज से इतने महत्वपूर्ण सुधारों को लागू करने में भारत के सामने क्या वास्तविक चुनौतियां हैं और क्या इसमें कुछ अवसर भी छिपे हो सकते हैं? ये एक ऐसा प्रश्न है, मुझे लगता है, जो हमें इस व्यवस्था की जटिलताओं और इसकी आगे की संभावनाओं पर सोचने के लिए मजबूर करता है।